नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे उपन्यास से संबंधित PYQ। जितने भी पिछले सालों में पूछे गए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न, उनको करते हुए हम विद सॉल्यूशन के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस भी परीक्षा में जो है हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। NT-NET की परीक्षा हो या DET+B की परीक्षा हो या BPSC की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो जहाँ पर साहित्य से संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हम जो है घटना चक्र प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि एक एक प्रश्न को जो है वहाँ पर विद सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। तो आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 91। पहले हम नाटक, निबंध और जो है कहानी से संबंधित PYQ पहले हम कर चुके हैं। जिस भी किसी ने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर घटना चक्र नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें आप सभी क्लास को देख सकते हो। काफ़ी मदद हेल्प मिलेगी। परीक्षाओं में इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा गया होगा। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 91। भागवंती उपन्यास के रचयिता। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भागवंती उपन्यास के रचयिता है सुदर्शन। सुदर्शन भागवंती उपन्यास के रचयिता है। इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जब हम देखें तो भागवंती जो उपन्यास के रचयिता सुदर्शन है, और इनका पूरा नाम, सुदर्शन जी का पूरा नाम क्या है? सुदर्शन जी का पूरा नाम है बद्रीनाथ भट्ट। बद्रीनाथ भट्ट इनका पूरा नाम है। उपन्यास तथा कहानी के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनके और अन्य उपन्यास हैं हृदय की परख, अमर अभिलाषा, हृदय की परख, अमर अभिलाषा, हृदय की प्यास आदि इनके जो है प्रमुख उपन्यास है और अत्यंत लोकप्रिय हुए। और सुदर्शन जी जो है शहरी मध्य वर्ग का प्रतिनिधि लेखक कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि शहरी मध्य वर्ग का प्रतिनिधि लेखक किसे माना गया है? तो सुदर्शन को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 92 व्यय रक्षायाम है। व्यय रक्षायाम किस प्रकार, किस विधा की रचना है, ये पूछा हुआ है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपन्यास। ये उपन्यास किसका है? तो चतुरसेन शास्त्री जी का ये उपन्यास है। और यह रचना जो है रावण से संबंधित घटनाओं का जिक्र इस रचना में किया गया है। और इसका जो दूसरा पहलू, ये रावण का ही जो है दूसरा पहलू इसमें दिखाई देता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 93। निम्नलिखित कथा कीर्तियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? तो इन कीर्तियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो काशी का 80 और गली आगे मूर्ति है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, अलग अलग वेतरणी। इनमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा अलग अलग वेतरणी। अलग अलग जो वेतरणी है, ये उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है जो कि शिव प्रसाद सिंह का है। और ये करेता गांव से संबंधित है, ना कि काशी से। इसका आपको ध्यान रखना है। और जो अन्य ये 3 उपन्यास है, काशी का 80 और ये गली आगे मूर्ति है, झीनी झीनी बीनी चंदरिया, ये तीनों के तीनों उपन्यास काशी से संबंधित है। और इन उपन्यासों के भी उपन्यासकार हम देख लेते हैं। काशी का 80 जो उपन्यास है वो है काशीनाथ सिंह का। इसका देख लेना है आपको, काशी से ही काशीनाथ सिंह। इसके बाद बात करें आगे, इस उपन्यास का संबंध काशी से है। और गली आगे मूर्ति है उपन्यास के जो लेखक है वे है शिव प्रसाद सिंह। उसके बाद जो है इसमें जो गली आगे मूर्ति है, इस उपन्यास में इस भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर का पता बताया गया है। ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पता बताया गया है और किसके द्वारा रचित है? शिव प्रसाद जी के द्वारा जो है गली आगे मूर्ति है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर का पता बताया गया है। फिर है झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो जी ये उपन्यास जो है ये किसका है? ये जो झीनी झीनी बीनी चदरिया जो उपन्यास है, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का है। अब्दुल बिस्मिल्लाह खां का है ये उपन्यास। और यह उपन्यास बनारस के बुनकरों को लेकर लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारी 96 निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो देख लेते हैं इनमें से जो उपन्यास है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, ये सभी उपन्यास जो है
हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इनके अलावा जो और ये अन्य ऑप्शन में दिए हुए हैं, अप्सरा, अलका प्रभावी और निरुपमा, ये उपन्यास किसके हैं? झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, ये जो है ये यशपाल जी के हैं। ये उपन्यास भाई निराला के हैं, ये आपको ध्यान रखना है, निराला जी के है। और ये सोमनाथ, धर्मपुत्र, व्यय, रक्षायम अभी हमने पढ़ा था, जो ये है चतुर्सेन शास्त्री जी का। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारा 97, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कहानी कीर्ति है भाई, उपन्यास है ये बाण भट्ट की आत्मकथा। कई बार पूछा जाता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? ये उपन्यास है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पढ़ते हैं आगे। बाण भट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है वो एक उपन्यास है, ये प्रश्न ही पूछ लिया गया किस विधा की रचना है। बढ़ते हैं आगे। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। उसके बाद देख लेते हैं, कई बार ये प्रश्न आया है भाई, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, आपको विधा भी याद रखनी है और इसके लेखक का नाम भी याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारी 101, चारूचंद लेख के उपन्यासकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है चारूचंद लेख के उपन्यासकार। उसके बाद देख लेते हैं 102 प्रश्न संख्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार माने जाते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है एक सामाजिक सांस्कृतिक काव्य धारा के उपन्यासकार माने जाते हैं, सांस्कृतिक धारा के उपन्यास माने जाते हैं। तो ये इसमें कबीर पुस्तक में मिलती है। जो इसकी जो झलक है वो इनकी जो रचना है, कबीर नाम से इन्होंने एक पुस्तक ही लिखी है, कबीर पुस्तक में इन्होंने इसकी झलक हमें देखने को मिलती है, किसकी? सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा की। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 103, यानी कि भटनी किस उपन्यास की नायिका है? तो भटनी जो है बाण भट्ट की आत्मकथा की नायिका है, जो कि हजारी प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। और भटनी उपन्यास जो में है, ये बाण जो है बाण पात्र है, जो ये इनका प्रधान पात्र रहा है बाण भट्ट की आत्मकथा का। उसके बाद जो भटनी और निपुणिया इनकी प्रमुख पात्रा रही है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 14, पात्रा यानी कि स्त्री पात्र रही है। तो देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए उपन्यास अनाम दास का पोथा, पुनर्वा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख। तो इनमें सबसे पहले आएगा बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि सन जो है 1943 में लिखा गया। उसके बाद जो है चारूचंद लेख, जो कि 1963 की रचना है। उसके बाद आएगा पुनर्वा। भाई पुनर्वा जो है उनकी जो रचना है वो है 1973 की रचना, 1973। इसके बाद जो है अनाम दास का जो पोथा रचना है, उसके जो रचना हुई उसकी भी 1973 की रचना है। इस प्रकार से पहले बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्वा और अनाम दास का पोथा, ये सभी जो है क्रम वाइज हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं इनके सन, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई। बाण भट्ट की आत्मकथा 1943, चारूचंद लेख 1963, उसके बाद पुनर्वा 1973 और अनाम दास का पोथा भी 1973। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न नंबर 105, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास जो है निम्नलिखित है। कौन सा उपन्यास पंडित गोस्वामी जी का नहीं है? ये पूछा हुआ है शायद। तो देख लेते हैं प्रश्न में पूछा क्या गया है, कौन नहीं है, क्योंकि ये तीनों उपन्यास तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी के है भाई। तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल और राजकुमारी, ये तीनों के तीनों उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी जी के हैं। लेकिन भोजपुर का ठग जो उपन्यास है वो गोपाल राम गहमरी जी का है, जो कि एक जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक माने गए हैं। और अन्य उपन्यास भी हमने जो है किशोरीलाल गोस्वामी के यहाँ देखने को मिल रही है। तो किशोरीलाल गोस्वामी लगभग जो है 65 उपन्यास लिखे हैं। कितने उपन्यास लिखे हैं? लगभग 65 उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। जो इनके उपन्यासों का नाम हम एक बार से फिर रिवाइज कर लेते हैं।
त्रिवेणी, त्रिवेणी जो है शुक्ल जी द्वारा भी लिखा गया ग्रंथ है, तो देख लेते हैं। त्रिवेणी स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, फिर है परिणय और लवंगलता व आदर्श बाला, सुख शरवरी और लीलावती, प्रेममयी, उसके बाद राजकुमारी, तारा इनका इम्पोर्टेंट उपन्यास अभी पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में। तो चपला व नव्य समाज चित्र, उसके बाद कनक कुसुम व मस्तानी और तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, उसके बाद जो है रजिया बेगम, रंग महल में हलाहल, इंदुमती व वन विहंगिनी, उसके बाद मालती, माधव व मदन मोहनी। इस प्रकार से इनके जो ये प्रमुख उपन्यास आपको किशोरी लाल गोस्वामी को देखने को मिल ही रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 106, रजिया बेगम किसकी रचना है? अभी हमने पढ़ा है रजिया बेगम जो है किसकी रचना है? रजिया बेगम किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। रंग महल में हलाहल, रजिया बेगम व रंग महल में हलाल जो रचना है वो किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। ये जो वाह के बाद जो उपन्यास है, इन्होंने जो है ये पहले के उपन्यास है, इन्हीं का जो है अनुवाद करके लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखने हैं, एक ही नाम है, दोनों बीच में जो वाह दे दिया जाता है, जैसे कि रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? इनका जो है प्रसाद जी का इरावती एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जो कि एक अधूरा उपन्यास भी माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं। प्रसाद के 2 सामाजिक उपन्यास कंकाल और तितली पर्याप्त चरित्र रहे हैं, और उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा है जिसका नाम है इरावती, किंतु यह उपन्यास असामयिक निधन के कारण जो है अधूरा रह गया था, और इसमें शुंगकालीन ऐतिहासिकता कथा वस्तु को बड़ी सहजता से चित्रित किया गया है। यानी कि अगर ये पूछ लिया जाए, ये जो इनका अधूरा उपन्यास है इरावती प्रसाद जी का, इसमें किसका वर्णन किया गया है, किसकी कथा वस्तु को दर्शाया गया है? तो शुंगकालीन ऐतिहासिक कथा वस्तु को इसमें दर्शाया गया है। तो और ऐसा कुछ है नहीं इनके संबंध में। तो कंकाल उपन्यास के संबंध में जब हम बात करें, तो कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया है। तो कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किस उपन्यास में किया है? कंकाल की जो कथा का केंद्र है वो प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आदि रही है, और तितली उपन्यास के द्वारा इन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की है। ये वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य भाई, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रसाद जी के किस उपन्यास में प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की गई है, या फिर ये पूछ लिया जाता है तितली में भाई किस चीज़ को दर्शाया है? तो इन्होंने तितली जो उपन्यास है प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की है। जैसे कि नाम से हम तितली जब हम विचार करते हैं तो एकदम से चंचलता का भाव हमें इसमें दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रेम के आदर्श रूप को दर्शाया है। तो नाम के अकॉर्डिंग हम इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है हमें, कई बार परीक्षा में हम गलत आंसर लगा देते हैं, तो हम ये सोच ही नहीं पाते कि तितली में उन्होंने जो है प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या भी की है। तो उसके बाद बात करें आगे, ग्रामीण समस्याओं को भी इस उपन्यास में जो है ग्रामीण समस्याओं का भी चित्रण किया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारा 108, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। अभी हमने पढ़ा था इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, जिसमें शुंगकालीन जो ऐतिहासिकता की कथा वस्तु का वर्णन किया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 109, कंकाल एक प्रकार से पाप पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया है? तो इनमें से जो है कंकाल एक प्रकार से जो है पाप पुण्य की समस्याओं का उपन्यास है,
इस कथन के समक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद पूछा हुआ है तो चित्रलेखा जो चित्रलेखा उपन्यास है ये भगवती चरण वर्मा है। चित्रलेखा उपन्यास में जो है कंकाल के जो जयशंकर प्रसाद के बाद जो है जिस प्रकार से कंकाल में पाप पुण्य की समस्या का दर्शाया है उसी प्रकार से इसमें चित्रलेखा में भी जो है पाप पुण्य की जो पाप पुण्य को जो केंद्र में रख करके जो है इसमें इसका वर्णन विषय वस्तु का वर्णन किया है। तो देख लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा गया भगवती चरण वर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास चित्रलेखा है और इसके केंद्र में पाप पुण्य का विषय है और इसमें एक सन्यासी सांसारिकता की ओर अक्सर किया जाता है, लेकिन नायिका चित्रलेखा उसे फटकारती है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला तथ्य है हमारा, उसकी खुद की रुचि संन्यास में हो जाती है। चित्रलेखा में महान योगी कुमार गिरी और भोग विलास तथा वासना से लिप्त शासक बीजगुप्त के चरित्र की परस्पर तुलना में अप्रत्याशित रूप से पाप और पुण्य की नई परिभाषा करते हैं और अपने शिक्षक के अंतिम पाठ पर इस प्रकार सुनते हैं, संसार में पाप पुण्य कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य की दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। पाप पुण्य को क्या बताया है? केवल मनुष्य की दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम बताया है पाप पुण्य को। उसके बाद मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है और विवश है, कर्ता नहीं है, वह केवल साधन मात्र है। और पाप पुण्य कैसा, तो ये बताया गया है इसमें। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर देख लेते हैं भाई 110। निम्नलिखित में से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो इनमें से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में भाई दोनों शामिल है, जैनेंद्र भी, इलाचंद्र जोशी भी और अज्ञे भी, ये तीनों ही शामिल है। तो इसमें किसे कहा जा सकता है? तो इसमें ये प्रश्न ही गलत है, इसमें नहीं आना था, इसमें ये पूछना था कि किसमें इनमें से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाता जो ये है मनोहर श्याम जोशी। तो बढ़ते हैं आगे। तीनों के तीनों उपन्यासकार जो ये है ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो गुलाम मंडी उपन्यास की जो लेखिका है वो है निर्मला बुराड़िया जो है गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है। उसके बाद देख लेते हैं हम अगला प्रश्न नंबर हमारा 111 की ओर। जो गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला बुराड़िया है, इसमें मानव तस्करी की वैश्विक समस्या को तथा किन्नरों के जीवन की त्रासदी और सामाजिक उपेक्षा के दर्द को बहुत ही मार्मिकता के सामने जो है दिखाया गया है। मार्मिकता से जो है बहुत ही इसके जो किन्नरों के जीवन की त्रासदी इस उपन्यास में बताई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और उस जो है सामाजिक उपेक्षा के दर्द को बहुत ही मार्मिकता के साथ सामने इसमें लाया है। और इसके जो अन्य उपन्यास है जो कि निर्मला बुराड़िया की है, जो नई लेखिका है भाई, हमें नई लेखिका पढ़ने को मिली है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके अन्य उपन्यास है फिर कोई प्रश्न करो, नचिकेता और उसके बाद जो है खुशी का विज्ञान, ये इनके प्रमुख उपन्यास है। क्या पता ये परीक्षा में पूछ लिया जाए आपकी परीक्षा में। ये पहले जो है किस परीक्षा में आया हुआ है, ये पीजीटी हिंदी 2013 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है भाई। तो देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न नंबर 112। दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो देख लेते हैं इसके संबंध में और अन्य तथ्य।
दीवार में एक खिड़की रहती थी। उपन्यास के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। नौकर की कमीज 1979 में, खिलेगा तो देखेंगे। इसके अन्य उपन्यास हैं। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध कवि और जो है उपन्यासकार माने जाते हैं। शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 113, भूतकाल उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भूतकाल उपन्यास के रचयिता देवकीनंदन खत्री जी हैं। उसके बाद देख लेते हैं भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकीनंदन खत्री है। इन्होंने चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, उफ्र, कटोरा भर खून, गुप्त गोदना जैसे अन्य उपन्यास भी लिखे हैं। और भूतनाथ जो है, भूतनाथ 1907 और 1913 के बीच एक अपूर्ण रचना मानी जाती है। जो देवकीनंदन खत्री है, इनका जो अपूर्ण रचना कौन सी मानी जाती है? भूतनाथ। उसके बाद देख लेते हैं इनकी असामयिक मृत्यु के कारण इस उपन्यास में केवल 6 भागों को लिखा गया और आगे के शेष 15 भाग जो है उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद ने पूरे किए। ये पूछा जाता है अभी परीक्षा में कि भूतनाथ उपन्यास को पूरा किसने किया? तो इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, दुर्गा प्रसाद खत्री के पिता का नाम बताइए या देवकीनंदन खत्री के जो है पुत्र का क्या नाम रहा है। इन दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारी 114, गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? तो गली आगे मुड़ती है के लेखक माने जाते हैं शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह जो है गली आगे मुड़ती के लेखक है। उसके बाद देख लेते हैं शिव प्रसाद सिंह की अन्य उपन्यास जो है देख लेते हैं। अलग अलग वेतरणी इनका जो है पहला उपन्यास है और नीला चांद आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। नीला चांद भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारी 115, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो नीला चांद उपन्यास के लेखक जो है अभी हमने पढ़ा था शिव प्रसाद सिंह जो है नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 116, नूतन ब्रह्मचारी जो कीर्ति है वे इसके लेखक कौन है? यानी कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो है इस उपन्यास के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। भारतीय हिंदू मंडली के प्रधान सदस्य बालकृष्ण भट्ट जी के नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजाने 100 जान नामक उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। 100 अजाने 100 जान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो अभी हमने पढ़ा है बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी और जो 100 अजाने 100 जान नामक जो उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं। नूतन ब्रह्मचारी है क्या है? ये एक उपन्यास है। उसके बाद बात करिए आगे। प्रश्न संख्या 119, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो काला जल का जो कथानक है वो किस समस्या से संबंधित है? ये एक सांप्रदायिकता समस्या से संबंधित है। तो देख लेते हैं इसके संबंध में भी तथ्य है। काला जल गुलेशर खां शानी का बहुचर्चित उपन्यास है। इस लेखक को आपको ध्यान रखना है, नया लेखक है, नई रचना हमारे सामने आई है। काला जल जो है गुलशेर शानी का बहुचर्चित उपन्यास है जो सन 1965 में काल जल बिल आखिर नाम से प्रकाशित हुआ। तो काला जल बिल आखिर नाम से जो है प्रकाशित जो उपन्यास सानी जी का है। ये सानी ने यह उपन्यास तब लिखा जब वह महज 27-28 वर्ष के थे। इस सामाजिक उपन्यास में एक विशाल पैमाने पर निम्नलिखित मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार का परिवेश, दुख, दर्द और संघर्ष का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। इस उपन्यास में विभाजन के बाद फैली घृणा की आग और उसमें झुलस रहे पारस्परिक संबंधों को परखा गया है। उपन्यास 3 खंडों में विभक्त है। इसके जो अन्य उपन्यास है सांप और सीढ़ी एक
लड़की की डायरी, नदी और सीपिया, नदी और सीपिया जो है ये सभी के सभी उपन्यास इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं भाई अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर देख लेते हैं 121। प्रश्न नंबर 121 आ गई हमारी भाई। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इस उपन्यास के रचनाकार है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनको क्रम वाइज लगाने को भी दे दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है मृगनयनी जो उपन्यास है वो 1950 में लिखा गया उपन्यास है इनका। और उसके बाद जो है इनके अन्य जो उपन्यास है, लगन 1928, संगम 1928, प्रेम की भेंट 1928, कंठ कुंठार जो है 1930, उसके बाद कुंडली चक्र जो है 1932 की रचना है। उसके बाद विराट की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946 और कचनार 1947। उसके बाद जो है अमरबेल 1953 की रचना है। ये सभी रचनाएं जो है किनकी हैं? वृंदावन लाल वर्मा जी की। और वृंदा लाल वर्मा जी के रचनाएं हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। देख लेते हैं एक बार, आप इनको फिर से रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारा 122। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? तो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले उपन्यासकार रहे हैं, वे रहे हैं हरिओज जी। हरिओज जी खड़ी बोली के जो है प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। हरिओज जी जो है इन्होंने ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखे हैं। इनका उपन्यास लेखन में जो अधिक प्रतिभा नहीं थी, तो ये जो है काव्य अधिक लिखते थे भाई, काव्य में प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे कि इन्होंने एक महाकाव्य की रचना की है, प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचना इन्होंने की है, जो कि खड़ी बोली में इन्होंने लिखा। पहला खड़ी बोली का महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। उसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज ने उपन्यास लेखन की, एक सेकंड भाई, प्रतिभा नहीं थी और इसके उपन्यास अधखिला फूल 1907 में धार्मिक अंधविश्वासों का दुष्परिणाम दिखाया गया है। अधखिला फूल में धार्मिक अंधविश्वासों का दुष्परिणाम को इसमें दर्शाया है। फिर है ठेठ हिंदी का ठाठ जो है, इनका उपन्यास जो है 1899 की जो ये रचना है प्रसिद्ध रचना रही है। उसके बाद बात करें आगे, किंतु इसमें कथा विन्यास की अपेक्षा भाषा की विशिष्ट प्रयोग लेखक की अधिक दृष्टि रही है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 123। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचनाकार कौन रहे हैं? तो इस उपन्यास के रचनाकार रहे हैं हरिओज जी। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास किन्होंने लिखा? हरिओज जी ने। उसके बाद देख लेते हैं पद्यात्मक भाव भूमि पर श्याम सौपन नामक उपन्यास की तर्जना किसने की? इस उपन्यास पर जो है श्यामा सौपन उपन्यास नामक की तर्जना की है जगमोहन जी ने। जगमोहन जी का प्रसिद्ध उपन्यास रहा है श्यामा सौपन। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न हमारा, इससे संबंधित और अन्य तथ्य भी देख लेते हैं भाई। ठाकुर जगमोहन सिंह 1957 के और 1899 के मध्य के विजय, यानी कि 57 में इनका जन्म हुआ जगमोहन जी का, 1857 में, और 1899 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश के ये रहने वाले थे। विजय राय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार माने जाते थे ये। काशी में इन्होंने संस्कृत व अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपर्क में जब इनसे हुआ तो उनके काव्य में जो है वे अधिक काव्य लिखने लगे थे। फिर उसके बाद जो है इनकी जो प्रमुख कीर्तियाँ हैं वो है प्रेम संपत्ति लता और श्यामा सौपन इनका उपन्यास है। श्यामा लता इनका काव्य है और श्यामा सरोजनी जो है एक काव्य इनका ये है। और उसके बाद देवयानी 1886 का, फिर
तथा श्यामा सौपन। श्यामा सौपन शीर्षक जो है ये उपन्यासों में शामिल है और उन्होंने प्रसंगवश कुछ कविताओं का समावेश भी किया है। और जो उनके द्वारा अनुदित जो रचनाएं हैं वे है ऋतु संहार और मेघदूत, जो कि ब्रज भाषा में इनकी सरस कीर्तियाँ मानी जाती है। सरस मधुर ब्रज भाषा इनकी रचनाओं की अत्यंतम विशेषताएं मानी जाती हैं, यानी कि ब्रज भाषा के ये प्रमुख कवि या लेखक कहे जाते हैं। कौन? ठाकुर जगमोहन जी। बढ़ते हैं आगे। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक माने जाते हैं जैनेन्द्र। सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, तपोभूमि, मुक्तिबोध और आदि जो है ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैनेन्द्र जी की। उसके बाद उनके उपन्यास मुक्तिबोध पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजित किया गया, यानी इनकी रचना मुक्तिबोध पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। परख सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, तपोभूमि आदि जो है इनके प्रमुख उपन्यासकार रही हैं। सॉरी भाई, उपन्यास रही है, उपन्यासकार नहीं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 226। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित है। श्रीनिवास दास, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किसको हिंदी का पहला उपन्यासकार माना है, अगर उपन्यासकार पूछ लिया जाए तो लाला श्रीनिवास दास को नहीं, बल्कि इन्होंने किशोरी लाल को माना है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर, इससे संबंधित तथ्य हम कर चुके हैं, देख लेते हैं भाई जल्दी जल्दी ये भी, क्योंकि भारतेंदु युग के लेखकों को उपन्यास की प्रेरणा जो है बांग्ला और अंग्रेजी उपन्यासों से मिली है, ये आपको पता ही है। तो उपन्यासों से संबंधित जो शुरुआत के महत्वपूर्ण तथ्य थे वे मैंने आपको करा रखे हैं, तो देख सकते हो आप पीछे की वीडियो में जाके। और आपको वीडियो पसंद आती है, लगता है कहीं ना कहीं ये प्रश्न हमारी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से ही जो है मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो देख लेते हैं हिंदी का। और भाई जो आपके जो ये स्क्रीन छोटी दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो इसका कुछ ही दिनों का और आपको इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। फिर मैं कोशिश करूँगी लैपटॉप पर वीडियोस रिकॉर्ड करने की। अभी मैं फ़ोन से ही अपना काम चला रही हूँ, तो अभी कुछ 1 वीक और लगेगा थोड़ा लैपटॉप पे वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करूँगी। तो देख ले, फिर आपको शायद इस प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ेगा कि जो है स्क्रीन आपको नहीं दिखाई दे रही, छोटी दिखाई दे रही। वहाँ पर मैं पूरी स्क्रीन के साथ जो है अच्छे से हम अपने प्रश्नों को जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पर जो है इसी तरह काम चलाना होता है भाई, आप सभी को पता ही है। तो देख लेते हैं। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा परीक्षा गुरु 1882 को माना जाता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास जी को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास लिखने का गौरव भी प्राप्त है। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो ये माना जाता है परीक्षा गुरु को, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे ही माना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 128। तो देखते हैं परीक्षा गुरु को किस
आलोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है, यानी किस विद्वान ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया गया है, ये अभी हमने पढ़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके बाद देख लेते हैं परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक श्रीनिवास दास जी, ये आपको पता ही है, लाला श्रीनिवास दास जी जो है इसके लेखक रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर हमारा 130, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो प्रथम प्रकाशन इस उपन्यास का 1882 में हुआ। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 131, देवकी नंदन खत्री जी ने उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का उपन्यास किसने माना? तो देवकी नंदन जी द्वारा रचित चंद्रकांता जो उपन्यास है उसे हिंदी का प्रथम उपन्यास किस विद्वान ने माना, ये पूछा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी ने। तो इस अलग अलग विद्वानों ने हिंदी के प्रथम उपन्यास अलग अलग माने हैं। तो चंद्रकांता उपन्यास को श्री कृष्ण लाल जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना, जो कि देवकी नंदन खत्री जी द्वारा रचित उपन्यास है। उसके बाद और जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो हमने देख ही लिया था, परीक्षा गुरु को माना गया है, जो कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी माना गया है, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है भारतेंदु जी द्वारा रचित पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को माना है। और उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 132, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हृदयहारिणी जो है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदयहारिणी है, और जिसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी। हृदयहारिणी के लेखक पूछ लिया जाए तो किशोरीलाल गोस्वामी जी। उसके बाद जो हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदयहारिणी व आदर्श रमणी, जो कि 1904 में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या हमारी 133, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कीर्ति है? तो अभी हमने पढ़ी थी बिस्मिल्लाह खां की जो ये कीर्ति है, झीनी झीनी बीनी चदरिया नामक 1986 में बिस्मिल्लाह खां की औपन्यासिक कीर्ति है। इस उपन्यास में बनारस के बुनकरों का जीवन तथा यथार्थपूरी संश्लिष्टता में जीव को उठाया है, और इसमें गरीब निम्न मध्य वर्गीय जुलाहों के शोषण की कहानी को भी दर्शाया है। इनके अन्य उपन्यास है समरशेष जो कि 1980 का है, जहरवाद 1987, दंत कथा 1990, मुखड़ा क्या देखे 1996, अपवित्र आख्यान 1908 और रावी लिखता हूँ तो ये 1910 की इनकी रचना है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी के सभी उपन्यास है जो है बिस्मिल्लाह खां जी की हैं। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न नंबर 34 134 भाई अब्दुल बिस्मिल्लाह जी द्वारा रचित झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? तो अभी हमने पढ़ा था, इसमें किसका चित्रण है? बुनकरों के जीवन का संघर्ष इसमें दर्शाया है। और इसके बाद जो अगला प्रश्न देखते हैं, सन्यासी किसकी कीर्ति है? सन्यासी जो है निम्नलिखित में से इलाचंद्र जोशी जी की प्रसिद्ध कीर्ति रही है, एक औपन्यासिक कीर्ति है। और यह इलाचंद्र जोशी द्वारा इलाचंद्र जोशी जो है एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इलाचंद्र जोशी, अज्ञे और जो है जैनेंद्र, ये तीनों कवि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने गए हैं। उसके बाद इलाचंद्र जोशी जी के अन्य उपन्यास हम देखें तो पर्दे की रानी, प्रेत और छाया और निर्वासित इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। और फिर है जहाज का पंछी, ये भी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। ये इलाचंद्र जोशी के ये जितने भी उपन्यास है सभी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 136, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो पहला गिरमिटिया जो उपन्यास के लेखक तो गिरिराज किशोर है, लेकिन इसमें प्रश्न में ये पूछा हुआ है कि यह उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो हमें ये बताना है, ये महात्मा गांधी पर केंद्रित उपन्यास है पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीकी अनुभव
पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके अन्य उपन्यास है लोग, चिड़िया, दो लोग, भाई ये लोग नहीं, शायद दो लोग है, दो, आई होप तो शायद तो दो लोग है। इस पहला गिरमिट देख सकते हो आप, देख लेते हैं आगे। चिड़िया, दो, इंद्र सुने, दावेदार और तीसरी सत्ता तथा प्रस्तावित परिशिष्ट असलाह अंतर्ध्वंस, ढाई घर। ये ढाई घर इम्पोर्टेंट है भाई, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फिर है यातना घर। तो ये उपन्यास जो है गिरिराज किशोर जी के हैं, और जो कि पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी के पर आधारित उपन्यास है। गांधी जी के दक्षिण का इस अनुभव इसमें दर्शाया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी, देख लेते हैं कौन सी प्रश्न संख्या पर आ गए। 138 प्रश्न संख्या हम देखते हैं। तो बाया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये बाया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी का उपन्यास है। तो प्रथम में केवल बाया का घोंसला पूछा गया, जबकि इसका पूरा नाम जो है बाया का घोंसला और सांप। ये भाई आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाया का घोंसला और सांप किसकी रचना है, और 1953 में लिखी गई जो ये रचना है। इस उपन्यास के लेखक किशोरी लाल है। और इनके अन्य उपन्यास हम देखते हैं किशोरी लाल जी के। तो इनके अन्य उपन्यासों में है धरती की आंखें 1951, उसके बाद काले फूल का पौधा 1955, रूफा जीवा 1959, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961, मन वृंदावन 1966, प्रेम अपवित्र नदी 1972, बड़के भैया जो है 1973 की रचना है। फिर है हरा समंदर गोपी चंदर, ये जो इनका उपन्यास है, ये काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। उसके बाद जो है इनका जो उपन्यास अगला उपन्यास है श्रृंगार बसंती की प्रतीक्षा, देवीना पुरुषोत्तम, गली अनारकली और तथा कनाट प्लेस भी वही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है कि इनका लक्ष्मी नारायण लाल जी का। तो आपको इन सभी उपन्यासों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो है रूप जीवा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक माने जाते हैं लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास रूप जीवा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 140, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में है? तो नटों के जीवन का संघर्ष जो है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में है? तो वो है सेवा सदन में, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया 1918 में ये उपन्यास। इसमें नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं है, ये पूछा हुआ है भाई, सॉरी, थोड़ा जल्दी में पता नहीं ध्यान कहाँ जा रहा था, मैं भी ये सोच रही सेवा सदन में तो इसमें उल्लेख नहीं है इसका। तो देखते हैं। तो इसमें तीनों के तीनों उपन्यास है जो ये कब तक पुकारूं, शैलुष, कब तक पुकारूं, शैलुष और झूलानट, ये उपन्यास जो है ये सभी के सभी उपन्यास में जो है नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है। लेकिन सेवा सदन जो है मुंशी प्रेमचंद जी का 1918 में लिखा गया उपन्यास नारी समस्या को इस उपन्यास में दर्शाया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं सेवा सदन में नटों के जीवन का उल्लेख नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। काफ़ी समय हो गया बोलते बोलते तो शब्द थोड़े इधर उधर हड़बड़ाने लगे। बस आज की क्लास इतनी होगी, 140 प्रश्नों तक ही करेंगे, बाकी के बचे हुए प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने लगभग 50 प्रश्नों को कर लिया है। तो शेष उपन्यास में नटे के जीवन का संघर्ष का उल्लेख है। जो ये तीनों उपन्यास बच गए हमारे, ये कब तक पुकारूं जो उपन्यास है ये रागे राघव जी का है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसके बाद कुछ ही प्रश्न रह गए भाई, कर ही लेते हैं तो हमारे फिर कंप्लीट ही हो जाएंगे। तो देख लेते हैं उपन्यास
के तत्वों में कौन सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है उपन्यास के तत्वों में? कथा वस्तु भी हमें मिलती है उपन्यासों के में, और चरित्र चित्रण तो है ही विशेष, और कथोपकथन जो है, कथोपकथन भी इसमें है, और रंग निर्देश उपन्यासों में शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं। अगर विद्वानों के अनुसार उपन्यास के 6 तत्वों को मान्यता दी गई है, उन 6 के 6 तत्वों को आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से उपन्यास में 6 तत्व शामिल है? तो देख लेते हैं। कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, कथोपकथन, और उसके बाद जो है अगला देखते हैं भाषा शैली, और देश काल का वातावरण तथा उद्देश्य। ये सभी के सभी 6 के 6 तत्व आपको बार बार रिवाइज कर लेने हैं। इसी प्रकार से कहानी के भी 6 तत्व माने जाते हैं भाई, इनको आपको ध्यान रखना है कौन कौन से ये 6 तत्व है, क्योंकि एक अन्य तत्व दे दिया जाता है और इसमें से पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा तत्व उपन्यासों के 6 तत्वों में शामिल नहीं है। तो कथा वस्तु, पात्र व चरित्र चित्रण, कथोपकथन और भाषा शैली, देश काल तथा वातावरण और उद्देश्य, ये सभी के सभी जो है तत्व इसमें शामिल है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं महात्मा गांधी का जीवन। ये भाई बस आज के प्रश्न हमारे बस इतने ही थे भाई। ये यहाँ से जीवनी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो अन्य गतिविधियों से संबंधित भी हम जो है विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को आगे की नेक्स्ट क्लासों में करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास के साथ हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी को पता है, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के अंतर्गत हमने चारों गद्य विधाओं से संबंधित PYQ कर लिए, और पूरा का पूरा जो काव्य खंड है हमारा हिंदी साहित्य का काव्य खंड, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से भी संबंधित प्रश्नों को हम पहले कर चुके हैं। और गद्य विधाओं में नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यासों से संबंधित PYQ हमने कर लिए हैं। और आगे की क्लास में हम जीवनी से संबंधित और जो है हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाओं से संबंधित जितने भी PYQ इस प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं, हम आगे जो है थोड़ी लंबी क्लासेस लेकर के हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार तथ्यों की इनसे आपको रिवीजन होगी, और बार बार रिवीजन ही जो है आपको सफलता दिलाएगी। तो इसी उद्देश्य के साथ हम हर रोज़ जो है हिंदी विषय से संबंधित अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। NTA NET की परीक्षा हो या TGT परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में आपको ये हेल्प करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन आता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।